हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणपति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर है आंतरिक कलह। आंतरिक कलह एक ऐसा कारण था जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। इस तरह इतिहास के क्षेत्र में माना भी जाता है कि आंतरिक कलह उस समय की ऐसी स्थिति थी कि उस साम्राज्य में कुछ घटनाएं हुई जिससे कि वहां कुछ व्यवस्था थी उसकी, वो बिगड़ने लगी और वहां कलह या फिर कह सकते हैं कि लड़ाई दंगा या फिर मारा मारी, फिर कुछ आंतरिक कलह हो सकता है, उस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, पहला कारण तो बन सकता है आंतरिक कलह। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ जिसके फलस्वरूप साम्राज्य का विभाजन हो गया। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय तथा बुद्धगुप्त के नाम आते हैं। किसके बाद? स्कंदगुप्त के बाद। और बुद्धगुप्त 477 ईस्वी में सिंहासन के लिए बैठा था और 20 वर्ष तक उसने शासन किया। किंतु इसी काल में वैन्यगुप्त और मध्य प्रदेश में भानुगुप्त नामक गुप्त राजाओं का शासन था। स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त के बाद सिंहासन में अनेक दावेदारों के बीच गृह कलह हुआ होगा और उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए। इससे कि साम्राज्य सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल हुआ, जिससे सामंतों को विद्रोह करने तथा विदेशियों को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिल गया। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त के बाद की सिंहासन में कौन बैठा होगा? गृह कलह हुआ होगा। ये स्कंदगुप्त के बाद सिंहासन में अनेक दावेदारों के बीच गृह कलह हुआ और उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे, जिसके कारण साम्राज्य में सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल हुआ और सामंतों के विद्रोह करने तथा विदेशियों को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिल गया। मतलब कि विदेशियों को जो आक्रमण हुआ, उन्हें आक्रमण करने के लिए गुप्त साम्राज्य में एक प्रोत्साहन के रूप में या फिर बढ़ावे के रूप में उन्हें मिल गया था, जिससे कि वहां खलबली मच गई और आंतरिक कलह के कारण इसका गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो दोस्तों, दूसरा नंबर कारण आता है सामंतों के विद्रोह। दूसरा कारण आता है सामंतों के विद्रोह। सामंतों के विद्रोह के कारण भी इतिहास में कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि सामंतों के विद्रोह में एक ऐसा क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो गुप्त वंश की आंतरिक कलह का लाभ उठाकर सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। बुंदेलखंड के निकट के क्षेत्र में पांडु अथवा पांडु वंश का उदय हुआ और बुंदेलखंड के निकट के क्षेत्र में पांडु अथवा पांडु वंश का उदय हुआ। इस बात का निश्चित साक्ष्य है कि 5वीं शताब्दी के अंत में यह वंश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था और नरसिंह गुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 5वीं शताब्दी के अंत में यह वंश, कौन सा वंश? पांडु वंश, जिसका उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य में, वह 5वीं शताब्दी के अंत में यह वंश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। मतलब इसे की पूरी आजादी मिल गई थी वहां पर अपना राज जमाने के लिए पांडु वंश की। तब इसके बाद नरसिंह गुप्त अंतिम महान गुप्त शासक हुआ था। उत्तरी बंगाल में गुप्तों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था। कुछ समय उपरांत बंगाल ही नहीं बल्कि मगध का बड़ा भाग गुप्तों के हाथ से निकल गया था। इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय, मतलब कुछ समय उपरांत या कुछ समय बाद, बंगाल ही नहीं, वहां का पूरा बंगाल ही नहीं जो गुप्तों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था, उस समय बंगाल ही नहीं बल्कि मगध का बड़ा, मतलब मगध यानी बिहार पहले होता था, बिहार में एक छोटा सा क्षेत्र था, मगध का बड़ा पहले राज्य हुआ करता था।
और इसका बड़ा भाग गुप्तों के हाथ से निकल गया। स्पष्ट है कि 6वीं शताब्दी के अंत में स्पष्ट है कि 6वीं शताब्दी के अंत तक लगभग गुप्त वंश की सत्ता समाप्त हो गई थी। कहा जाता है कि सामंतों के विद्रोह में एक ऐसा क्या हुआ, कहा जाता है कि जो मगध, बंगाल ही नहीं बल्कि मगध के बड़ा भाग गुप्तों के हाथ से निकल गया था। यही एक फैक्ट्स है कि सामंतों के विद्रोह में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उस समय बंगाल ही नहीं, कब जब उत्तरी बंगाल गुप्तों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था, तब उस समय बंगाल ही नहीं बल्कि मगध का बड़ा भाग गुप्तों के हाथ से निकल गया था। तो 6वीं शताब्दी के अंत तक लगभग गुप्त वंश की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। तीसरा कारण पैदा होता है गुप्त साम्राज्य के पतन का हुणों के आक्रमण से। तो हुणों के आक्रमण ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योग दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में, स्कंदगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में हुणों आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीयों का प्रतिरोध छिन्न भिन्न हो गया था। कहा जाता है कि हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। तो दोस्तों, हुणों के आक्रमण में इतिहास में कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का पतन होने का एक कारण था। चौथा कारण है अहिंसात्मक नीति। चौथा कारण है अहिंसात्मक नीति। तो आरंभिक गुप्त साम्राज्य हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, किंतु बाद के गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे गुप्त साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत हो गया था, इतना मतलब फैल चुका था कि उसे एक स्थान से पूर्ण नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अहिंसात्मक की नीति इतनी हो गई थी। आरंभिक गुप्त सम्राट में हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, किंतु बाद के गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मतलब कि कहने का मतलब यह है, गुप्त साम्राज्य में जो लोग हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, किंतु बाद में जो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक होने के बावजूद भी उन्होंने गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था। इससे कि गुप्त साम्राज्य ने इतना अधिक विस्तृत हो चुका था कि उसे एक स्थान से पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, मुख्य कारण थे 4। पहला कारण था आंतरिक कलह, दूसरा कारण था सामंतों के विद्रोह, तीसरा कारण था हुणों का आक्रमण, चौथा कारण था अहिंसात्मक नीति। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके प्लेस और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।